हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्रुति। मैं आरसीसी 1 का यूनिट 4 आज स्टार्ट करने वाली हूँ। हम लोग आरजीपीवी के अकॉर्डिंग सिलेबस ले रहे हैं और IAS 456-2000 हमको इसमें रेफ़र करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी जो 4th यूनिट है वो है कॉलम्स एंड फूटिंग्स। ठीक है, तो कॉलम एंड फूटिंग मतलब क्या? सबसे पहला सवाल आता है कि कंप्रेशन मेंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, जो भी थियोरेटिकल पार्ट है वो भी आपको IAS कोड में मिल जाएगा। मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में भी बता चुकी हूँ कि थियोरेटिकल पार्ट आपको IAS कोड में मिल जाएगा। इंडेक्स में आप लोग देख के टॉपिक्स ढूंढ के निकाल सकते हो। ठीक है, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस कुछ बताई हैं, जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो बताई हैं, और मैंने पेज नंबर भी दिए हैं कि IAS कोड में आपको कहाँ कौन सी चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो IAS कोड ले लेते हैं हाथ में। कंप्रेशन मेंबर पेज नंबर 41 पे दिया है, क्लॉज नंबर 25। पेज नंबर 41 देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, पेज नंबर 41 दिख रहा है सभी को। तो इस पेज नंबर पे यहाँ पर कंप्रेशन मेंबर क्लॉज नंबर 25, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? कॉलम्स और स्ट्रट इज़ अ कंप्रेशन मेंबर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड 3 टाइम द लीस्ट लेटरल लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? 3 टाइम्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होता है? मतलब कॉलम के साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्क्वायर कॉलम है तो दोनों साइड सेम होगी। अगर आपका रेक्टेंगुलर कॉलम है तो A और B, जिसमें से एक बड़ा डायमेंशन होगा और एक डायमेंशन छोटा होगा। अगर आपका सर्कुलर कॉलम है तो उसमें डाया जो होगा वो आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशन कहलाएगा। ठीक है, तो कंप्रेशन मेंबर होते क्या है? एक स्ट्रक्चरल मेंबर है विच इज सब्जेक्टेड टू 2 इक्वल एंड अपोजिट कंप्रेसिव फोर्सेस अप्लाइड एट इट्स एंड्स। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्सेस लगते हैं जिस पर, उसके एंड्स पर। कंप्रेशन मेंबर्स डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर। वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर इन बिल्डिंग आर कॉलम। जो वर्टिकल होते हैं, जो स्टैंडिंग पोजिशन में होते हैं, उन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। कंप्रेशन मेंबर इन ट्रसेस आर कॉल्ड स्ट्रट्स। ट्रस सभी को पता है, ट्रसेस कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली रेलवे ब्रिजेस पर हमने देखे होंगे ट्रसेस। ठीक है, और जो भी स्टील ब्रिजेस होते हैं जहाँ पर फैक्ट्री वगैरह में, तो वहाँ पे भी स्ट्रस पाए जाते हैं। तो उसके जो कंप्रेशन मेंबर होते हैं उसे हम स्ट्रट्स कहते हैं। स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंप्रेशन मेंबर के लिए। दे आर मोर क्रिटिकल दैन टेंशन मेंबर्स। ठीक है, स्टेबिलिटी का हमें एक चेक भी देना होता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो अब कॉलम शॉर्ट कॉलम है कि लॉन्ग कॉलम है, हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखिए, शॉर्ट पेज नंबर 41 पे दिया है क्राइटेरिया 25.1.2.1 दिख रहा है सभी को। शॉर्ट एंड स्लेंडर कंप्रेशन मेंबर्स। अ कंप्रेशन मेंबर में बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट व्हेन बोथ द स्लेंडरनेस रेशियो LEX/D एंड LEY/D आर लेस देन 12। अब ये LEX, D, B और LEY क्या है? तो देखते हैं इधर, यहाँ पे उसने मेंशन किया है। LEX क्या है? आपका इफेक्टिव लेंथ है इन LEX क्या है? इफेक्टिव लेंथ है इन रिस्पेक्ट ऑफ मेजर एक्सिस। LEY आपकी है डेप्थ इन रिस्पेक्ट ऑफ मेजर एक्सिस, इफेक्टिव लेंथ इन माइनर एक्सिस, और B है विड्थ ऑफ मेंबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने दे रखी है, तो आपको वहाँ से पेज नंबर 41 से मिल जाएगी वो चीज़। उसके बाद में क्या है? अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम। तो ये भी आपको पेज नंबर 42 पे दिया है 25.1.3। ठीक है, अनसपोर्टेड लेंथ मतलब क्या होती है? बीम से लेकर फ्लोर की डिस्टेंस को हम अनसपोर्टेड लेंथ कहते हैं। ये देखिए, ये जो क्लॉज दिख रहा है 24.1.3 अनसपोर्टेड लेंथ का, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर थ्योरी में वो पूछता है तो आप यहाँ से लिख सकते हो व्हाट इज़ अनसपोर्टेड लेंथ। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ तो बीम से फ्लोर डिस्टेंस को अनसपोर्टेड लेंथ कहते हैं। ओके, अभी उसके बाद में स्लेंडरनेस रेशो। स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है? तो स्लेंडरनेस रेशो होता है रेशो ऑफ लेंथ टू द रेडियस ऑफ गायरेशन R रिप्रेजेंटेड एज L/R। ठीक है, उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैम्डा क्या होता है फ्रेंड्स? लैम्डा XX इज इक्वल्स टू LXX अपॉन RXS। R क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन है, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एरिया। ठीक है, तो स्लेंडरनेस रेशो क्या होगी? मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो जब लेंथ अपॉन R मिनिमम। जब क्या मिनिमम होगा? रेडियस ऑफ गायरेशन मिनिमम होगा, तो लैम्डा मैक्सिमम होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्लेंडरनेस रेशो की। ठीक है, तो R मिनिमम क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम अपॉन एरिया।
और इसका क्लॉज आपको दिया है पेज नंबर 42 पे भी दिया है, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक नॉलेज हो कि स्लेंडरनेस रेशो होता क्या है इसलिए बताया है, और स्लेंडरनेस रेशो का हम चेक देते हैं तो वो पेज नंबर 42 पे दिया है। ये देखिए, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर दिख रहा है सभी को 25.2 इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर। उसके बाद 25.3 स्लेंडरनेस लिमिट फॉर कॉलम्स। तो स्लेंडरनेस लिमिट हम लोग यहाँ से चेक करते हैं, उसके लिए उसने एक फार्मूला भी दे रखा है, L नॉट लेस देन इक्वल टू 100 BD²। ठीक है, तो ये जब यूज़ होगा तब मैं आपको बताऊंगी कि ये कहाँ पे इसका क्या यूज़ है। ओके, इसके बाद का जो आपका टॉपिक है वो है मिनिमम इसेंट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स, मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्या होती है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉलम सेक्शन टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अप्लाइड लोड। क्या होती है मिनिमम इसेंट्रिसिटी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉलम से लेकर तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अप्लाइड लोड। कॉलम से जो लोड अप्लाइड हो रहा है, मतलब ये कॉलम का सेंटर है और ये अप्लाइड लोड का सेंटर है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है आपका मिनिमम इसेंट्रिसिटी, ठीक है। मिनिमम इसेंट्रिसिटी का क्लॉज भी आपको दिया है पेज नंबर 42 पे 25.4। ये देखिए यहाँ पर 25.4 दिख रहा है सभी को, मिनिमम इसेंट्रिसिटी का क्लॉज। तो ये भी आप लिख सकते हो, और इसमें क्या लिखा है मैं पढ़ के बता देती हूँ। ऑल कॉलम शैल बी डिज़ाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी इक्वल टू अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम अपॉन 500 प्लस लेटरल डायमेंशन अपॉन 30। देखिए, L अपॉन 500 प्लस लेटरल डायमेंशन अपॉन 30, ठीक है। सब्जेक्टेड टू अ मिनिमम ऑफ 20 mm, और मिनिमम कितना होना चाहिए? 20 mm। Where biaxial bending is considered, it is sufficient to ensure that eccentricity exceeds the minimum about one axis at a time। तो यहाँ पर इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि इसेंट्रिसिटी आप कैसे निकालोगे? L अपॉन 500 प्लस D अपॉन 30, ठीक है। ये भी जब हम क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे इसेंट्रिसिटी निकालनी होगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे और कब अप्लाई करनी है। ओके, अब इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम्स। तो इफेक्टिव लेंथ का क्लॉज भी आपको दिया है पेज नंबर 94 पर, टेबल नंबर 28 से आपको इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी रहेगी, जैसे हमको 2 वे स्लैब में कंडीशन दी थी और हमने टेबल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करी थी, तो वैसे ही कॉलम्स में आपको कंडीशन दी रहेगी और आपको उस टेबल में देखकर निकालना है इफेक्टिव लेंथ। फिर उसके बाद डिज़ाइन लोड। तो डिज़ाइन लोड जो रहेगा वो हम कैसे निकालेंगे? तो डिज़ाइन लोड निकालेंगे PU इज इक्वल्स टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय गिवन लोड। आपको लोड क्वेश्चन में गिवन रहेगा और लेंथ भी गिवन रहेगी, तो उस लेंथ और कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इफेक्टिव लेंथ निकाल लोगे और उसके बाद में आप लोड निकाल लोगे। तो लोड कैसे निकालोगे? PU इज इक्वल्स टू FOS मल्टीप्लाई बाय गिवन लोड, ठीक है। अब ये जो PU है यानी कि जो डिज़ाइन लोड है, तो इसका ये फार्मूला दिया है 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। तो ये फार्मूला आपको दिया है पेज नंबर 71 पर 39.3 क्लॉज। अब इस फार्मूले में FCK क्या है? ये है कंक्रीट का जो आप लेते हो M20, FY यानी कि स्टील का ग्रेड है 415, ठीक है। AC क्या है? एरिया ऑफ कंक्रीट, और ASC क्या है? एरिया ऑफ स्टील फॉर कॉलम। ओके, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ हम इसमें ढूंढेंगे AG यानी ग्रॉस एरिया। तो ग्रॉस एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम, इन दोनों को प्लस करके आपका ग्रॉस एरिया मिलेगा। तो वो भी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे निकालना है, ठीक है। ये फार्मूला मैं आपको दिखा देती हूँ, पेज नंबर 71 पर है। ये देखिए पेज नंबर 71 पर यहाँ पे क्लॉज नंबर 39.3 में ये बॉक्स किया है मैंने, PU इज इक्वल्स टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC, ठीक है। जहाँ पर AC और ASC क्या है मैंने आपको बता दिया। अब पिच। तो पिच मतलब क्या? स्पेसिंग और डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज। तो ये दो चीज़ें आपको है पेज नंबर 49 से मिल जाएगी। पेज नंबर 49 कहाँ पर है? क्लॉज नंबर है 26.5.2। देखिए जो C वाला पॉइंट है ना फ्रेंड्स,
ये सी वाला पॉइंट दिख रहा है सभी को। तो इस पॉइंट से हमें पिच यानी कि स्पेसिंग और डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर उसने क्या लिखा है, द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, पिच ऑफ ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट शैल नॉट बी मोर देन द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो 3 पॉइंट्स दिए हैं ये स्पेसिंग के लिए दिए। तो पहला क्या है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, दूसरा है 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डायमीटर और तीसरा है 300 mm। इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा वो आपको स्पेसिंग लेनी है। फिर उसके बाद डायमीटर, तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर ऑफ द पॉलीगोनियल लिंक्स और लैटरल टाइज शैल नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द डायमीटर और लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार एंड इन नो केस लेस देन 16 mm लिखा है यहाँ पर, लेकिन वो एक करेक्शन है, उसको 5 mm कर लीजिए। ओके, तो डायमीटर कितनी होनी चाहिए लैटरल टाइज की, या तो 1/4 ऑफ द डायमीटर होनी चाहिए या फिर 5 mm होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हेलिकल रेनफोर्समेंट वाला भी यूज़ होगा। तो वो जब यूज़ होगा तो उस न्यूमेरिकल के साथ मैं आपको बताऊंगी कि हेलिकल रेनफोर्समेंट में आपको क्या करना है। ओके, फिर उसके बाद ट्रांसफर रेनफोर्समेंट का भी यहाँ पे देखिए 26.5.3.2 यहाँ पर दे रखा है ट्रांसफर रेनफोर्समेंट का। हेलिकल के लिए यहाँ पर दे रखा है। तो ये सारे आप पढ़ेंगे तो इसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कहाँ पे यूज़ करना है, और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब और अच्छे से देख लेंगे। अब हेलिकल रेनफोर्समेंट जब हम निकालेंगे तो वहाँ पर एक ये वाला एक फार्मूला यूज़ होगा। तो ये फार्मूला कहाँ पर है, ये दिया है आपको पेज नंबर 71 पर 39.4.1। देखिए, कंप्रेशन मेंबर्स विथ हेलिकल रेनफोर्समेंट, ये हेडिंग दिख रही है सभी को। तो यहाँ पर ये फार्मूला दिया है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट टू द वॉल्यूम ऑफ कोर, मतलब VUS अपॉन VC शैल नॉट बी लेस देन 0.36 AS अपॉन AC -1 FCK अपॉन FY। ठीक है, जहाँ पर AS क्या है, AG है वो ग्रॉस एरिया ऑफ सेक्शन, AC है एरिया ऑफ कोर, FCK कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और FY है कैरेक्टरिस्टिक्स हेलिकल रेनफोर्समेंट की स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। जब ये हेलिकल रेनफोर्समेंट वाला करेंगे हम तो ये मैं आपको तब अच्छे से और बता दूंगी। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिज़ाइन स्टेप्स फॉर डिज़ाइनिंग द कॉलम। ओके, थैंक यू।